ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन कुछ देखेंगे जो कि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा अप्रोच थोड़ा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो आइए देखिए, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 238 सेक्शंस हैं और नंबर ऑफ चैप्टर्स 9 चैप्टर्स हैं और सेक्शंस है 238। 2 चैप्टर्स और थे जो कि रिपील हो चुके हैं। इस एक्ट को एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 भी कहा जाता है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, अगर जुडिशरी में प्रीलिम्स से पूछ देगा तो और 4 ऑप्शन रहेंगे, तो कैसे याद किया जाएगा आपको हम बता रहे हैं, कैसे इसे रिकॉल किया जाएगा। 1872 है, इसे तोड़ दीजिए। 872, 8 में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 आएगा। 9, तो एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 आ गया। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव है टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो भी लॉ पहले से हैं 1872 से पहले जो भी लॉ हैं उनको डिफाइन करना और जो पोर्शन थोड़े बहुत जो सही नहीं है उन्हें अमेंड करना, ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इस एक्ट को इनैक्ट किया गया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। 1872 का एक्ट है, उस समय हमारा इंडियन पार्लियामेंट नहीं था। ये थोड़ा सा जानकारी जो है ये हम आपको एज ए नॉलेज बता रहे हैं, ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं जानकारी। क्लास में, कॉलेज में जो टीचर्स लोग बताते हैं ये जनरली ये बताते नहीं हैं, आपके जनरल नॉलेज के लिए हम बता दे रही है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी लॉ पास किया जाता है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। 1872 का है, उस समय हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो उस समय कानून बनाने का काम किसको था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को के पास ये था, ये पावर था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बनाती थी और इसका ड्यूरेशन क्या था? 1861 से 1947। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1947 तक, 1861 से 1947 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कोई भी एक्ट देखिएगा जो 1947 से पहले का, जैसे सीपीसी हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वो भी देखिएगा तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ही बनाया गया है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1947 में आज़ादी मिल गई, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद किसे सौंप दिया गया? काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया कि ये अब कानून बनाएगा। काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया गया। और फाइनली उसके बाद 1950 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फाइनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारा लॉ बनाने लगा। 1950 से लेकर आज तक आने वाले समय में भी पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा। ये एक्ट इनैक्ट हुआ 25 अप्रैल 1872। इनैक्ट का मतलब हुआ कि कब बनकर तैयार हो गया, तो ये बनकर तैयार हो गया 25 अप्रैल 1872 को। इसे याद कैसे किया जा सकता है? एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये ट्रिक आप देख लीजिए, ध्यान से एक बार भी देख लीजिएगा तो वहाँ पे याद आ जाएगा एग्जाम सेंटर पे। देखिए कैसे याद होगा, 1872 है, इसको अलग अलग कीजिए। 1872 हो गया। कितने हैं लेटर्स हैं? 1 2 3 4 लेटर्स हैं। तो चौथे नंबर पे कौन सा महीना आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल आता है, तो अप्रैल आ गया, अप्रैल में होता है। अब डेट कौन सा? ये सबको ऐड कर दीजिए और जो 7 है इसको 2 बार ऐड कीजिए, तो क्या आ जाएगा? 25। तो 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट इनैक्ट हो गया। ये एक्ट बन के तैयार हो गया 25 अप्रैल 1872 को। कमेंसमेंट कब से ये लागू में आया, कब से ये फोर्स में आया? कमेंसमेंट हुआ 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को। 25 अप्रैल में इनैक्ट हुआ, 25 अप्रैल को बनकर तैयार हो गया और 1 सितंबर से वो कमेंस हुआ। इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सितंबर है, ये एक्ट को क्या कहा जाता है? एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 कहा जाता है। 9 9th मंथ पे कौन सा मंथ आता है? 9th में सितंबर आता है, तो 9 सितंबर, इसे कोरिलेट आप कर सकते हैं ऐसे, तो याद हो जाएगा। ये देखिए, ये सब छोटा मोटा ट्रिक है, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं याद करने के लिए। तो ये सितंबर हो गया और फर्स्ट तो आप लोग याद रख ही लेंगे, तो 1 सितंबर 1872 इनैक्ट हुआ 25 अप्रैल 1872 को और कमेंस हुआ 1 सितंबर 1872।
चैप्टर 1 स्टार्ट होने से पहले प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी में 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दो सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल। इसमें बताया हुआ है कि इस एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से पुकारा जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जा सकता है इस एक्ट को। या देखिए, ये आज की डेट में ये थ्रू आउट द कंट्री, इंडिया में हर जगह ये एप्लीकेबल है। पहले क्या था, 2019 से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था। एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 ये आया और ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो सेंटेंस है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ, मतलब हर जगह लागू होगा, केवल जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा, उसे ये ओमिट कर दिया। और विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्ट में आया, 31/10/2019, 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आया। सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज उसे कहा जाता है जहाँ पे डेफिनेशंस होते हैं, जहाँ पे डिफाइन किया जाता है टर्म्स को। अलग अलग एक्ट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे किसी एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 आपको मिला है, किसी एक्ट में सेक्शन 3 रहता है, किसी एक्ट में पूरा का पूरा चैप्टर ही रहता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इसमें 10 डेफिनेशंस हैं, 10 चीज़ों को डिफाइन किया गया है, ए से लेकर जे तक। आइए अब देखते हैं क्या क्या चीज़ डेफिनेशंस है इसमें। सेक्शन 2A में प्रपोजल या ऑफर, दोनों एक ही चीज़ होता है। सेक्शन 2A में ऑफर डिफाइंड है। एग्जाम में पूछता है अक्सर कि ऑफर कहाँ पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 2A में ऑफर कहिए या प्रपोजल कहिए, बात सेम है। किस तरह डिफाइंड है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, 2 पर्सन होते हैं ए एंड बी, 2 पर्सन हो गए, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, अपना इच्छा बताता है कि हमें कुछ करना है या ये काम हम नहीं करेंगे, अपनी इच्छा बताता है वो, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, और उसका क्या रहता है, इंटेंशन रहता है कि अगला का भी हम व्यू लेंगे, जो हम जिस सेंस में हम बोल रहे हैं उसी सेंस में अगला अपना एसेंट देगा। He is said to make a proposal when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Section 2B में defined है promise। किस तरह से defined है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise। जो proposal है, A ने B को propose किया, अगर एक्सेप्टेंस कर लेता है बी तो कहा जाए कि हाँ प्रॉमिस बन गया। जो प्रपोजल देता है, जो ऑफर देता है, प्रपोजल या ऑफर कहिए, दोनों सेम चीज़ है। जो देता है, ऑफर देता है, अगले पार्टी ने एक्सेप्ट कर दिया तो कहा जाए कि वो प्रॉमिस हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 2C। सेक्शन 2C में डिफाइन है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। जो ऑफर दे रहा, जो प्रपोजल दे रहा, उसको ए ऑफर दे रहा है, इसको प्रॉमिसर कहा जाएगा। बी एक्सेप्ट कर रहा है, इसे प्रॉमिसी कहा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2D। सेक्शन 2D क्या है, देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। सेक्शन 2D कंसिडरेशन डिफाइन करता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। देखिए कंसिडरेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। डन, प्रॉमिसर के रिक्वेस्ट पे प्रॉमिसर जो अपना ऑफर दे रहा है, उस ऑफर के आधार पे जो प्रॉमिसी है वो कुछ कर चुका होता है। डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ऑलरेडी कर चुका है। देख कंसिडरेशन 3 में है, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। डन या और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग पास्ट में हो गया, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग तो ये प्रेजेंट में हो गया। या प्रोमिसेस टू डू, प्रॉमिस करता कि हम करेंगे, प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग तो ये हो गया फ्यूचर में। सेक्शन 2D कंसिडरेशन, देखिए इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2D कंसिडरेशन है, डी है, कंसिडरेशन में ये डी इधर आ रहा है, डी कंसिडरेशन याद करने का ट्रिक है। कंसिडरेशन पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो डी में, कंसिडरेशन डी है, ये भी डी है, तो कंसिडरेशन डी में, सेक्शन 2D। उसी तरह एग्रीमेंट, ई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में ई आता है, सेक्शन 2E में एग्रीमेंट। ये ट्रिक है, छोटा मोटा ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं।
सेक्शन 2E में एग्रीमेंट है। 2E, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस है, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन प्रॉमिस में, प्रॉमिस और ये कंसिडरेशन ये ऐड हो जाता है तो बन जाएगा एग्रीमेंट। अगर प्रॉमिस है, सिंपली प्रॉमिस है, उसमें कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन का एब्सेंस है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट बनने के लिए प्रॉमिस है, अच्छी बात है, प्रॉमिस के साथ साथ में कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट आएगा नहीं। एफ में सेक्शन 2F, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। इसे कैसे याद रख सकते हैं आप? फिर हम मैथ का उपयोग करेंगे। हम लोग 11-12 में पढ़े हैं कि कुछ ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं 2F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F, ऐसे करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं, उल्टा होगा। तो F में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हम इसी तरीके से ट्रिक से याद किए, इसलिए आप लोग को बता रहे। अगर आप लोग भी मैथ अगर पढ़े होंगे 11-12 में तो आप लोग याद रख सकते हैं। 2F रेसिप्रोकल उल्टा हो रहा है तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस F में है। D सेक्शन 2D कंसिडरेशन, सेक्शन 2E एग्रीमेंट, सेक्शन 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। किस तरह से है? promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। एक दूसरे का प्रॉमिस, दोनों अपना अपना प्रॉमिस कर रहा है तो वही है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। सेक्शन 2G में डिफाइंड है वर्ड एग्रीमेंट। वर्ड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वर्ड। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है वो वर्ड एग्रीमेंट है। और इसी का उल्टा ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो है कॉन्ट्रैक्ट H में, 2H में है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। देखिए वर्ड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हो गया एग्रीमेंट में अगर नॉट एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो नहीं होता है तो वो कहा जाएगा कि वो वर्ड है। अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा कि वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में एनफोर्सेबल उस एग्रीमेंट को हम लोग कर सकते हैं तो उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए HIJ तीनों में कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। जो H में है ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, प्योर टाइप का जो अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है 2H में। उसके बाद I में है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, J में है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देख रहे हैं, तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है तो आप 2H कहिएगा कि 2H, सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से डिफाइंड है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज हैं A एंड B, दो पार्टीज हैं या दो से अधिक भी पार्टीज हो सकते हैं, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के विश पर, किसी एक पार्टी के मर्जी पर रहे कि वो चाहे तो उसे कह दे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे तो उसे कैंसिल भी कर दे, तो उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2I में। सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेक्शन 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अब एनफोर्सेबल नहीं रह जाता है, इसे एनफोर्सेबिलिटी फैक्टर जो है, ये एग्रीमेंट है एनफोर्सेबल है, बन गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद ये एनफोर्सेबिलिटी फैक्टर जो है ये खत्म हो जाता है, एनफोर्सेबल नहीं रहता है, तो उसे क्या कहा जाएगा कि वो वॉइड हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पूछा जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है तो सेक्शन 2J में। आई होप आप लोग को जो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप लोग को यूजफुल लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो फर्दर की वीडियोस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे फर्दर इसके बारे में कि कब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, कब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। आगे के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में और भी फर्दर वीडियोस में और भी अलग अलग हम लोग प्रोविजन देखेंगे। तो फिलहाल इतना ही, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।